जो 12th का जो सिलेबस है वो 40% कम किया है और हो सकता है उसको आगे और थोड़ा कम करें। तो फिलहाल जैसे कि आपको पता है हम फर्स्ट यूनिट के 1 और 2 यानी 2 लेसन पूरे कर चुके हैं और इसकी वीडियो आप अपने देख सकते हैं, इस चैनल पे उपलब्ध है। और आज जो हमारा जो लेसन है वो 4th लेसन है, क्योंकि जो आपको पता है कि कट गया है, मतलब हटा दिया गया है RBSE के द्वारा, तो वो 3rd लेसन जो धर्म है, ठीक है ना, फर्स्ट यूनिट का 3rd लेसन है वो आपके सिलेबस से आउट है, यानी उससे रिलेटेड आपके इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो है 4th, और 4th चैप्टर का जो नाम है स्वतंत्रता और समानता के बारे में। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम, और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपकी ही बुक का यहाँ पे पेज होगा। तो लेट्स स्टार्ट द न्यू लेसन एंड विथ न्यू प्रोस्पेक्ट, यानी आपको ध्यान रखना है कि जब हम पढ़ रहे हैं तो आप वही चीज़ें यहाँ पे स्क्रीन पे देखें जो हाईलाइट है, क्योंकि मैं इसी चीज़ को यहाँ पे बार बार गौर करूँगा, समझाऊंगा, ताकि आपको ध्यान रहे कि जो हाईलाइट है वो आपको विशेष तौर से समझना है। तो देखिए 4th लेसन है स्वतंत्रता और समानता के बारे में। और जैसा कि आपको पता है, मैं स्टार्ट करने से एक बार पहले कह दूं कि अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करें, और जब लाइक कर रहे हैं तो आपको पता है कि अपने फ्रेंड्स को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करें और उनको भी कहें जो इससे रिलेटेड जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता, जिसका यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेट दिया हुआ लिबर्टी, ठीक है ना, और इसको अगर हम हिंदी में समझें तो स्वतंत्रता का मतलब होता है बंधनों का अभाव, यानी बंधन नहीं होना, फ्रीडम होना, जिसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, हर तरह से फ्री मुक्त है, तो वो कहते हैं स्वतंत्रता। तो ये एक तरह से इसका अर्थ है, ठीक है ना। तो आगे देखिए कि व्यापक अर्थ में स्वतंत्रता एक शब्द ही नहीं, एक आंदोलन भी है, ठीक है ना। एक शब्द नहीं, आंदोलन, यानी बहुत बड़ा, जैसे आगे देखा होगा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, यानी एक स्वतंत्रता आज़ादी फ्रीडम के लिए पूरा संघर्ष लड़ा गया, ठीक है ना। तो स्वतंत्रता एक शब्द नहीं, पूरे एक आंदोलन की तरह है। तो ये एक बहुत बड़ी विचारधारा, इसको समझना है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक पैट्रिक हेनरी है, उन्होंने इस स्वतंत्रता के महत्व को बताते हुए कहा है कि मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु। इतना महत्वपूर्ण उन्होंने बताया कि या तो मुझे स्वतंत्र कर दीजिए, पूरी तरह से स्वतंत्रता दीजिए, या फिर मैं मृत्यु को भी तैयार हूँ। यानी देख लीजिए जो स्वतंत्रता के बारे में इन्होंने के विचार है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता को एक महत्व के तौर पे बताते हुए अपने विचार दिए हैं। तो इसी तरह अपनी जानी मानी जो कह सकते लाइन है, जिसको आपने पिछले बहुत पहले की क्लासों में आपने पढ़ा होगा, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि स्वतंत्रता के तौर पे एक प्रतीक के तौर पे हम इसको माने, तो उन्होंने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो उन्होंने ये जो वक्तव्य दिया है उसके तहत ही उन्होंने स्वतंत्रता का जो मूल्य है वो अपने इस शब्दों में उन्होंने बयां किया है। तो इसको आप ज़रूर समझें। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, इतिहास का ऋषि ने इसे एक तरह से जीवन के अधिकार के तौर पे माना है कि स्वतंत्रता है, आपको प्राप्त है, आपके पास स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी आपको जीवन जीने का अधिकार है। तो ये स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। इन स्वतंत्रता कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे संविधान में संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो इसलिए आपको इसको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समझना है और ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम में सिलेबस का इस लेसन से प्रश्न आएगा ही आएगा, तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो हम जस्ट आगे देखें कि इसके बारे में और क्या महत्वपूर्ण जो बात है वो यहाँ पे कही गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो स्वतंत्रता है वह मानवता से जुड़ी हुई है। तो इस साध्य की प्राप्ति हेतु, यानी इस स्वतंत्रता का जो मूल्य है उसको समझते हुए उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान सैक्रिफाइस कर सकता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा, बहुत बहुत बड़े बड़े जब आंदोलन हुए हैं तो वहाँ पर शहीदों ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया, बड़े से बड़ा बलिदान दे दिया, क्योंकि उन्हें एक सिर्फ आज़ादी, एक फ्रीडम चाहिए होता है, स्वतंत्रता चाहिए होती है। तो यहाँ पे स्वतंत्रता के बारे में यही कहा गया है कि इसकी प्राप्ति के लिए जो इसके महत्व को समझता है वो बड़े से बड़ा बलिदान से भी पीछे नहीं हटेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा समझा है कि स्वतंत्रता क्या है। अब इसका एक तरह से डेफिनेशन देख लें, यानी और इसको अच्छे से समझ लें कि स्वतंत्रता के बारे में परिभाषा के तौर पर हम क्या समझें। तो आपको यहाँ पे देखना है,
स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है, क्योंकि जब उसके ऊपर नियंत्रण नहीं होगा, बंदिश नहीं होगी अनैतिक रूप में, तो वो अपने मन, दिल से और दिमाग से काम करेगा। तो यानी कह सकते हैं कि व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का जो नाम है वो स्वतंत्रता है, लिबर्टी है। इसी दौरान यहाँ पे समझना है कि इसी दौरान दूसरे व्यक्तियों की इसी प्रकार की स्वतंत्रता पर कोई बाधा न पहुँचे। ये विशेष ध्यान रखना है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप अपना कार्य अपनी मन मर्जी ऐसे कार्य करते जाएं कि आप किसी दूसरे की सीमा, दूसरे की स्वतंत्रता के ऊपर हनन कर लें। जैसे समझ लीजिए आपकी स्वतंत्रता, आपका जो फ्रीडम, लिबर्टी है, आप उसी क्रॉस दूसरे के अधिकार के ऊपर हक कर जाते हैं। जो यहाँ पे जैसे बताया है कि इस दौरान, यानी आप अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं जिसको हम स्वतंत्रता का नाम देते हैं, लेकिन इस दौरान दूसरे व्यक्तियों की इसी प्रकार की स्वतंत्रता के ऊपर आपके द्वारा अपनी मन इच्छा से कार्य करने से उनके ऊपर बाधा आ जाए तो वो स्वतंत्रता नहीं होगी, क्योंकि एक लिमिट होती है हर चीज़ की। तो अगर वो पालन रखे तो स्वतंत्रता एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा है जो राज्य, व्यक्ति और समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जैसे हमने समझ लिया है कि स्वतंत्रता है वह महत्वपूर्ण है राज्य के, समाज के लिए। तो इसको यहाँ पे समझना है कि स्वतंत्रता के दो अर्थ निकलते हैं। विशेष तौर पे हाईलाइट कराना चाहूँगा, स्वतंत्रता के दो विचार हमारे सामने आते हैं। एक तो है स्वतंत्रता के संदर्भ में जब बात करें तो बंधनों का अभाव, यानी बिल्कुल भी किसी व्यक्ति पर कोई बंधन ही नहीं हो, ठीक है ना। और दूसरा है कि उस व्यक्ति पर कुछ लिमिट रूप में, उचित रूप में उस व्यक्ति पर बंदिश होनी चाहिए, यानी बंधन होना चाहिए। तो ये दो अर्थ सामने आ रहे हैं कि एक तो बिल्कुल ही उसके ऊपर प्रतिबंध न हो, सूटा जंगली शेर की तरह उसे पूरा अधिकार दिया जाए, ठीक है ना। और दूसरा कि एक सभ्य व्यक्ति होने के नाते उसे अपने खुद के विकास के लिए पूरा अवसर दिया जाए, लेकिन उसे कुछ राज्य के हित में उसके ऊपर कुछ उचित रूप में प्रतिबंध लगाया जाए ताकि वह एक सभ्य नागरिक के तौर पे समाज में रह सके। तो ये दो जो विचार हैं उसको समझना है। पहला, जैसे मैं बता रहा हूँ कि स्वतंत्रता का जो पहला जो अर्थ है या विचार है कि व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, तो वो अर्थ स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ होता है। जैसे मैंने बताया है कि नॉर्मली आपने देखा है कि अगर किसी पर नियंत्रण नहीं हो, ठीक है ना, वो ऐसे फ्री घूमता रहे तो वो जानवर की तरह हो जाता है, जो कहीं भी घूमेगा क्या करेगा, कोई न तो उसका कल्चर होगा, न सभ्यता होगी, न कह सकते हैं कि कुछ भी जो एक तरह से व्यवहारिकता के तौर पे जो मनुष्य के जो नैतिक मूल्य होते हैं वो उसमें नहीं पनपेंगे। तो ये स्वतंत्रता का एक नकारात्मक अर्थ होता है, क्योंकि इसके तहत व्यक्ति के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति अपनी मनमानी कर सकता है, और मनमानी करने से क्या हो सकता है कि किसी दूसरे के अधिकार के ऊपर वो आक्षेप लगा सकता है। तो ये स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ है जो आपको समझना है, ठीक है ना। इस बारे में जो अन्य विचारक हैं, जैसे हम बात करें सामाजिक समझौतावादी, ठीक है ना, वो जैसे कि यहाँ पे बात करी है टॉमस हॉब्स, लूसो, ठीक है ना, तो उनमें जो हॉब्स है वो इसी स्वतंत्रता का अभिप्राय बताते हुए कहते हैं कि नियंत्रण का पूर्णतः अभाव, राज्य में अगर किसी व्यक्ति को नकारात्मक स्वतंत्रता प्रदान की जा रही है, इसका मतलब उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, पूरी तरह से वो स्वतंत्र है नहीं, बंधनों का पूरा अभाव, वो पूरी तरह से फ्री है, कैसे भी कार्य करे, कोई भी करे। तो ये, क्योंकि बार बार दोहरा हूँ ताकि आपको दिमाग में एकदम फिट बैठ जाए, अच्छे से बैठ जाए, क्योंकि दोबारा आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लिमिट टाइम है। तो इस अकॉर्डिंग आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, तो इसको ध्यान में रखना है कि एक बार पढ़ो, ऐसा पढ़े कि दिमाग में लॉक हो जाए, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसी तरह व्यक्तिवादी विचारक इसी स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। तो इस पर J.S. मिल की हम जब बात करें, J.S. मिल ने इस बारे में अपने क्या विचार दिए हैं, तो आपको यहाँ पे समझना है कि J.S. मिल ने ये कहा है कि इस वर्ग में शामिल, जो J.S. मिल ने अपने कहा है कि इस वर्ग में शामिल चिंतक जो कहते हैं अंतःकरण, विचार, धर्म, प्रकाश, व्यवसाय, दूसरों के संबंध के बनाने के क्षेत्र में व्यक्ति को निर्बाध छोड़ दिया जाए, यानी स्वतंत्र, ठीक है ना, समझ रहे। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इसी क्रम में मिल ये कहता है कि राज्य को व्यक्ति के निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये वही है स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे स्वतंत्रता की जब हम अवधारणा की बात कर रहे हैं कि नकारात्मक अर्थ
तो नकारात्मक स्वतंत्रता को हम यहाँ पे समझते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता और किस तरह से हो सकती है, यानी उसको और इस अच्छा तो कैसे हम समझे, तो आपको ध्यान रखना है कि पहला तो यही है कि राज्य में व्यक्ति पर किसी भी तरह का उसकी स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, यानी प्रतिबंधों का अभाव नकारात्मक स्वतंत्रता कहलाएगा। दूसरा जैसे समझे कि राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है, तो ये यहाँ पे नकारात्मक स्वतंत्रता के संदर्भ में है। और फिर ध्यान रखना है कि कम जो नकारात्मक स्वतंत्रता वो कहती है कि जो राज्य की जो सरकार है वो कम से कम शासन करने वाली होनी चाहिए ताकि व्यक्ति को ज़्यादा स्वतंत्रता मिले। ये जो बात है वो नकारात्मक स्वतंत्रता के तहत कही गई है। नेक्स्ट देखें, मानव विकास के लिए खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत हितकर होता है और यही विचार नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष में आ रहे हैं। तो इस तरह से हमने ये अच्छी तरह से समझ लिया है कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्वतंत्रता का जो दूसरी हम बात करें स्वतंत्रता के संदर्भ में, तो आपको ध्यान रखना है कि दूसरा है सकारात्मक स्वतंत्रता, यानी यहाँ पे लिबर्टी को पॉजिटिव वे में समझेंगे, स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ, ठीक है ना। तो इसको देखना है कि सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा का एक मूल उद्देश्य ये होता है कि वह राज्य के कल्याण के लिए काम करती है। तो इस संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनहीनता नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ ये भी है कि उस व्यक्ति पर युक्तियुक्त बंदिश लगाई जाए ताकि वह एक सभ्य लिमिट में रहकर वातावरण कर सके। यानी आपको ध्यान रखना है कि सकारात्मक स्वतंत्रता एक पॉजिटिव वे में स्वतंत्रता को मानती है और वह ये सोचती है कि व्यक्ति को पूरी तरह से खुला व स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाना चाहिए, नहीं तो वह फिर क्या हो जाएगा, एक तरह से पशु तुल्य हो जाएगा। क्योंकि देखा है जो पशु यानी जानवर है उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता, कैसे घूमते खाते पीते, तो फिर वो उनका कोई कल्चर सभ्यता जैसे कोई एक तत्व ही मौजूद नहीं होता है, तो वो स्वतंत्रता का एक सही अर्थ नहीं होता है। स्वतंत्रता का सही अर्थ क्या है वो आपको समझना है और वही स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ भी होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनहीनता नहीं बल्कि स्वच्छंदता तो मनुष्य को अधपतित यानी पशु तुल्य बना देती है, जो पूर्ण तरह से अगर बंदिश न हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि मनुष्य के तात्विक उत्कर्ष के लिए यानी विकास और उसके जीवन को और उत्कर्ष अच्छा बनाने के लिए स्वतंत्रता पर राज्य द्वारा कुछ उचित लीगल रूप में बंधन होने चाहिए, तभी हम कहेंगे ये अच्छी स्वतंत्रता है। यानी राज्य में जो व्यक्ति रह रहे हैं वे अपने परिवार का, अपने पड़ोसी सबका सभी मिलकर विकास कर सके, इसलिए उनको जो स्वतंत्रता दी जा रही है राज्य के द्वारा, तो राज्य उनकी स्वतंत्रता पर कुछ नियंत्रण रखेगा ताकि वह अपनी लिमिट से बाहर न जाए, और लिमिट क्रॉस होते ही यहाँ पे स्वतंत्रता है वो नकारात्मक हो जाती है। तो सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है कि राज्य के द्वारा जो स्वतंत्रता व्यक्ति और समाज को दी जा रही है उसके ऊपर कुछ नियंत्रण रहेगा ताकि व्यक्ति उस समाज में रहते हुए अपने लिए जो जरूर जितना विकास हो उतनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सकें, ठीक है ना। यानी स्वतंत्रता का अपव्यय ना हो, इस पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए। तो यही सच्ची स्वतंत्रता होती है और इसी तरह व्यक्ति है वह एक सही मायने में स्वतंत्रता का सही उपयोग कर सकता है। तो इस स्वतंत्रता के पक्ष में हम 2-3 बातें यहाँ पे समझें। स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध आवश्यक है, तभी हम सकारात्मक स्वतंत्रता का यहाँ पे मीन समझें। युक्ति युक्त मतलब उचित रूप में जहाँ तक संभव हो स्वतंत्रता व्यक्ति को दी जाए, लेकिन कभी ऐसा लगे कि वह व्यक्ति और राज्य के विरुद्ध काम कर सकता है तो वहाँ पर उस व्यक्ति को थोड़ा सा नियंत्रण में रखा जाए उसकी स्वतंत्रता का। तो यही है स्वतंत्रता के ऊपर युक्तियुक्त प्रतिबंध, सकारात्मक स्वतंत्रता। समाज व व्यक्ति के हित परस्पर निर्भर होते हैं, दोनों मिलकर जब एक समाज में रहकर ही व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे स्वतंत्रता व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जा रही है, उस पर थोड़ा नियंत्रण रहना चाहिए ताकि वह समाज के हित में रहकर काम कर सके, एक समाज का होकर रह सके। तो इसलिए नियंत्रण जरूरी है। स्वतंत्रता का सही स्वरूप राज्य के कानून पालन में ही है। स्वतंत्रता का मतलब यही है कि कानून के तहत आपको रहना है, कानून का पालन करना है, तो वो एक तरह से स्वतंत्रता का ही सही रूप मायने आता है। क्योंकि कानून भी व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है, लेकिन कुछ इलीगल करे तो उसके ऊपर सख्ती बरती जाती है, यानी नियंत्रण रखा जाता है। तो इस तरह से राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य आर्थिक स्वतंत्रता के बिना निरर्थक है। व्यक्ति को आर्थिक रूप में स्वतंत्रता होना बहुत जरूरी है। अगर वह स्वतंत्र नहीं है आर्थिक रूप में, तो इस तरह से स्वतंत्रता का जो कह सकते हैं कि अन्य स्वतंत्रता है वो उसका मूल्य समाप्त हो जाता है, निरर्थक हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है।
स्वतंत्रता के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए दूसरों की स्वतंत्रता को मान्य देना आवश्यक है। हम जब स्वतंत्रता के अस्तित्व को समझें तो इससे पहले ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि हमें दूसरों की स्वतंत्रता को भी समझना चाहिए। अगर हम दूसरों की वैल्यू, उनकी स्वतंत्रता को समझेंगे तो वे दूसरे लोग हमारी स्वतंत्रता को महत्व देंगे। तो इस तरह से समाज में एक दूसरे की स्वतंत्रता के महत्व को समझते हुए ये जो व्यवस्था चलती है वो सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे स्वतंत्रता के दो विचार हैं, नकारात्मक और सकारात्मक, जो यहाँ पे राज्य के संदर्भ में विदित हो रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने समझ लिया कि स्वतंत्रता के दो विचार है, जो आपको यहाँ पे बता दिया है, आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। और अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता के प्रकार कितने हैं, यानी स्वतंत्रता कितने प्रकार की हो सकती है, ठीक है ना। स्वतंत्रता के विविध रूप, टाइप ऑफ लिबर्टी, ठीक है ना, यानी आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता के कितने प्रकार, किस तरह की स्वतंत्रता हो सकती है। तो पहली है प्राकृतिक स्वतंत्रता। ये सबसे पहली जो स्वही रूप में, यानी राज्य नहीं था उससे पहले व्यक्ति को जो स्वतंत्रता प्राप्त थी वह प्राकृतिक स्वतंत्रता कहलाती है। समझ गए हैं। तो इसके यहाँ पे हाईलाइट देख लीजिए स्क्रीन पर। मनुष्य को स्वतंत्रता का यह रूप मनुष्य द्वारा किसी मानवीय संस्था ने नहीं बनाया या मानव के द्वारा, जैसे राज्य के द्वारा व्यक्ति को जो स्वतंत्रता दी जाती है ताकि समाज का विकास हो सके, लेकिन प्राकृतिक स्वतंत्रता एक ये है कि वह राज्य से पहले लोगों के पास विद्यमान थी और ये प्रकृति द्वारा मनुष्य के जन्म के साथ ही उसके व्यक्तित्व के अंदर शामिल होती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो इस संदर्भ में रूसो ने इस संदर्भ में कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ जाता है जब आगे समाज में बढ़ता है। तो इस तरह से सभी समझौतावादी इस स्वतंत्रता के समर्थक हैं। समझ गए होंगे। प्राकृतिक स्वतंत्रता यानी राज्य से पहले व्यक्ति के पास राज्य नहीं था, उस समय जब व्यक्ति रहता था उसको जो स्वतंत्रता प्राप्ति वही प्राकृतिक स्वतंत्रता है और यह व्यक्ति के व्यक्तित्व में निहित होती है। नेक्स्ट हम देखें स्वतंत्रता का दूसरा रूप, ठीक है ना। तो सेकंड है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी। समझिए इसको, पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ पे हाईलाइट है, वो आप ध्यान रखें। जब मैं समझा रहा हूँ तो आपको समझना है और साथ ही साथ स्क्रीन आप जब देख रहे हो तो आपकी स्क्रीन यानी आपकी जो नज़र है वो उस हाईलाइट जो यहाँ पे स्क्रीन पे उस पर ध्यान रहे, ताकि आपको वो शब्द और जो सुनाई दे रहा है दोनों का तालमेल सही बैठने पर आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। तो देखिए, मनुष्य को अपने निजी जीवन के कार्य में स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी पर्सनल, कहता है ना कि ये मेरी पर्सनल चीज़ है, मुझे इस मामले में पूरी तरह से स्वतंत्रता होनी चाहिए। मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, किस तरह से रहता हूँ, कौन सा धर्म अपनाता हूँ। तो ये जो खुद को लेकर जो व्यक्ति को स्वतंत्रता होती है वही पर्सनल व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। समझ रहे ना। और इसके व्यक्तिगत कार्यों पर केवल समाज में ही बंधन लगाए जा सकते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर तभी प्रतिबंध होंगे जब अनुचित कार्य करने लग जाए समाज के संदर्भ में, तब उस पर समाज जरूर प्रतिबंध लगाता है। अदरवाइज व्यक्तिगत स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है व्यक्ति के खुद के स्वच्छंद जीवन जीने के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब ये है कि उसकी पसंद, विचार, अभिव्यक्ति, मूल्यों के अनुसार उसकी जीवन जीने की जो स्वतंत्रता है, यानी खाना पीना रहना करना, वो उसकी खुद की वो लाइफ है। तो ये जो खुद का उसका डिसीजन है वही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। समझ गए होंगे स्वतंत्रता का दूसरा रूप। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता के हम तीसरे रूप की जब बात करें, तीसरा प्रकार स्वतंत्रता का, तो यहाँ पे समझना है नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टी। तो ये एक बहुत जरूरी, यानी राज्य के अंदर जब व्यक्ति रह रहा है तो राज्य के अंदर व्यक्ति रहता है, इसका मतलब राज्य उसे नागरिकता प्रदान करता है, तो इसी के साथ राज्य उसे कुछ स्वतंत्रता प्रदान करता है, ठीक है ना। उसे उस राज्य का नागरिक होने के नाते उस व्यक्ति को जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है वही नागरिक स्वतंत्रता कहलाती है। तो इसके लिए राज्य फिर उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करेगा, क्योंकि जो उसको दे रहा है उसकी सेफ्टी की व्यवस्था भी राज्य खुद करेगा। तो इसलिए ध्यान रखेंगे हमारे देश में स्वतंत्रता मूल अधिकारों के रूप में समाहित है। जो देश का नागरिक है तो उसे संविधान के तहत स्वतंत्रता दी गई है। तो यही यहाँ पे बात करें नागरिक स्वतंत्रता के संदर्भ में, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करें स्वतंत्रता का चौथा रूप यानी चौथा प्रकार, तो वह समझना है राजनीतिक स्वतंत्रता। समझ रहे हैं, मैं सिर्फ एक ही लाइन में एक प्रकार को समझ रहा हूँ, वो इतना इजी वे पे समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं स्वतंत्रता के चौथे रूप यानी चौथे प्रकार पर। तो चौथा प्रकार है वो आपको समझना है
राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक मतलब जो आप राज्य के अंदर जो राजनीतिक क्षेत्र है, जितना राजनीतिक क्षेत्र हम समझते हैं, उस राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति को राज्य के संदर्भ में जो कार्य करने की जो छूट होती है वही राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है। यानी राजनीतिक स्वतंत्रता का एक तरह से ये समझ लीजिए कि हम राजनीति के क्षेत्र में किस तरह के कार्य करते हैं। हम मतदान देते हैं, चुनाव के रूप में उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें ये राजनीति में जो अधिकार है यानी जो स्वतंत्रता वही राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है। यानी आपको समझना है कि राजनीति के क्षेत्र में व्यक्ति की जो भागीदारी होती है उसके संदर्भ में उसको पूर्ण रूप में स्वतंत्रता दी जाती है, वह राजनीतिक स्वतंत्रता है। एक बार वापस देख लीजिए जो इस यहाँ पे लैंग्वेज में है कि वह स्वतंत्रता जिसमें प्रत्येक नागरिक को मतदान करने का, चुनाव में हिस्सा लेने का, भाग लेने का, वह सार्वजनिक पदों पर नियुक्त होने का जो अधिकार है राजनीतिक क्षेत्र में, उसको जो सुविधा प्राप्त होती है उसे राज्य के द्वारा, वही राजनीतिक स्वतंत्रता होगी, ठीक है ना। आपको समझना है पॉलिटिकल लिबर्टी, समझ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट हम चल रहे हैं अपना जो नेक्स्ट पार्ट कह सकते हैं यहाँ पे जो प्रकार है वो है स्वतंत्रता का 5वां प्रकार, वो है आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक लिबर्टी। यानी आर्थिक क्षेत्र के अंदर व्यक्ति को किस तरह की स्वतंत्रता दी जा रही है, वो अपने जीवन जीने के लिए बेसिक नीड है वो पूरी कर पा रहा है या नहीं, जो राज्य है वो उसके लिए इस तरह की व्यवस्था कर रहा है या नहीं। तो इस क्षेत्र में हम यहाँ पे समझ रहे हैं आर्थिक स्वतंत्रता को। देखिए हाईलाइट पॉइंट यहाँ पे, आर्थिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि व्यक्ति का आर्थिक स्तर ऐसा होना चाहिए जिसमें वह स्वाभिमान के साथ बिना वित्तीय चुनौती का सामना किए स्वयं व परिवार का जीवन निर्वाह कर सके। और एक तरह से आर्थिक सुरक्षा भी है। समझना है कि यहाँ पे क्या कहा गया, स्वाभिमान जीवन के साथ, यानी उसे दूसरों के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़े कि मेरा जीवन है बहुत दुखीपूर्ण है, मैं कमा नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ दे दीजिए। तो ऐसी व्यक्ति का जीवन आर्थिक क्षेत्र में अगर है तो वो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। यानी व्यक्ति को बेसिक चीज़ें जीवन जीने के लिए जो ज़रूरत होती है वो चीज़ें अपने परिवार को निर्वाह करने के लिए उतना कमा सके, ये जब व्यवस्था उसे मिल जाती है, इतना रोजगार मिल जाता है, तो हम यहाँ पे समझते हैं वो आर्थिक स्वतंत्रता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे यही बताया गया है कि उसे वित्तीय मामलों में, वित्तीय यानी पैसों को लेकर ज़्यादा चुनौती है वो सामने नहीं आनी चाहिए, वह अपना खुद का और परिवार का भरण पोषण कर सके, इस तरह का व्यवस्था है राज्य के द्वारा उसे मिल रही है, यानी वो इतना पर्याप्त रूप में कमा रहा है। तो ये एक तरह से यहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य व्यवस्था करता है। जैसे देखा होगा कि ये रोजगार गारंटी जो चल रही है, फैमिली जैसे बात कर रहे हैं, तो इसमें व्यक्ति हैं उनको राज्य के द्वारा क्या किया जाता है कि कम से कम उसको जीवन जीने के लिए जितनी ज़रूरत होती है उतना तो उसको सरकार के द्वारा मिले। तो इस तरह से राज्य भी व्यवस्था करता है कि व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में पूरी तरह से स्वतंत्रता रखी जाए जितना संभव हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता के संदर्भ में कुछ ऐसे तत्व, ऐसे पॉइंट भी आते हैं जो यहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता को नियंत्रण करने की बात भी करते हैं। तो वो यहाँ पे देखना है कि आर्थिक आधार पर विषमता को कम करने के प्रयास भी किए जाने चाहिए। कुछ की विषमता बहुत है, कुछ तो बहुत ही अमीर हैं और कुछ इतने गरीब है कि वो अपना खुद का रोज का जो भरपेट भोजन है वो भी नहीं खा पाते। तो इस तरह की जो डिस्टेंस, जो विषमता है, उसको कम करना, इक्वल लाने का प्रयास है वो राज्य करेगा, क्योंकि ये जो दायरा है, जो विषमता कम होगी तो एक आर्थिक जो क्षेत्र है वो विकसित होगा, यानी समानता स्थापित होगी, और इस तरह से जो आर्थिक उन्नति है वो उसके अंदर सभी को हक मिलेगा, सभी का उन्नति है वो हो सकती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता के नेक्स्ट पॉइंट, यानी नेक्स्ट अपना जो प्रकार है स्वतंत्रता का वो है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है ना, यानी रिलीजियस लिबर्टी। धर्म के क्षेत्र में व्यक्ति को जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है वही यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता। मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब समझ लीजिए कोई भी एक पर्सन है वह अपना स्वाभाविक कोई भी धर्म अपना सकता है, यानी अगर वह सिख है तो हिंदू बन सकता है, हिंदू है तो जैन धर्म अपना सकता है, तो उसको लेकर राज्य या किसी के द्वारा रोका टोका नहीं जाएगा, क्योंकि धार्मिक मामलों में व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है कि वह किसी भी धर्म के प्रति कोई भी धर्म के विचार मान सकता है, अपना सकता है, आचरण करने में उसे छूट दी गई है। तो इस तरह से धार्मिक स्वतंत्रता यानी धार्मिक क्षेत्र में व्यक्ति को पूरी तरह से स्वतंत्रता देना।
इस स्वतंत्रता में धर्म के संस्कार, रीति रिवाज, पूजा के तरीके, संस्थाओं के गठन व धर्म के प्रसार की आज़ादी है। धर्म के नाम पर कानून व्यवस्था भंग करना या बलात् धर्म परिवर्तन कराने की अनुमति नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं किसी को ज़बरदस्ती धर्म बदलने के लिए परिवर्तित कर दूं, तो ये एक तरह से स्वतंत्रता के अंदर नहीं आता और ये कानूनी अपराध है। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है कि आप अपनी स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपना सकते, कोई भी विचार रख सकते, लेकिन किसी को मजबूर नहीं कर सकते। वो धार्मिक स्वतंत्रता का नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे धार्मिक स्वतंत्रता। और ये था अपना स्वतंत्रता का छठा जो प्रकार है, वो यहाँ पे हमने समझा है। तो जब नेक्स्ट हम बात करें स्वतंत्रता के हम प्रकारों की, जब बात करें तो सातवीं स्वतंत्रता, ठीक है ना, सातवीं जो स्वतंत्रता का प्रकार है वो है यहाँ पे नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता यानी आपके जो नैतिक मूल्य हैं उसको लेकर आपको किस तरह की राज्य के द्वारा सुविधाएं, जो अवसर हैं वो दिए जाते हैं। तो इसके संदर्भ में यहाँ पे हाईलाइट देखें स्क्रीन पे। इसका संबंध व्यक्ति की चरित्र, नैतिक स्वतंत्रता, तो इसका संबंध है व्यक्ति के कैरेक्टर से, चरित्र से, उसकी नैतिकता, औचित्यपूर्ण व्यवहार से, यानी समाज के प्रति उसका व्यवहार क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसके अंदर नैतिकता के तत्व कुछ अच्छे मूल्य गुण है या नहीं। तो यही नैतिकता के संदर्भ में समझे जाते हैं कि नैतिकता क्या है, यानी उनके चरित्र, कैरेक्टर, नैतिकता और व्यवहार को यहाँ पे देखा जाता है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। व्यवहार कहते हैं कि ये अच्छा व्यवहार है, उसका चरित्र बहुत अच्छा है, वो अच्छा काम करता है, तो यहाँ पे उसकी नैतिकता सिद्ध हो रही है कि वो नैतिक रूप में सही है। तो इसको और अच्छे से समझें। अंतःकरण यानी अपनी अंतर आत्मा से एवं नैतिक गुणों से प्रभावित होकर जब व्यक्ति कार्य करता है तो वह नैतिक स्वतंत्रता कहलाती है। यानी उसे कोई कहेगा नहीं कि आप ये कार्य करो, वह अपनी स्व इच्छा से कि नहीं मुझे ये कार्य करना चाहिए और ये कार्य सही है और ये गलत है, तो वो अपनी स्व इच्छा से जो कार्य करे और वो कार्य करने का जो तरीका है और जो किया जा रहा है वो बिल्कुल सही है, एक नैतिक रूप में सही है, तो उसके द्वारा ये जो कार्य करने की जो स्वतंत्रता होती है वही नैतिक स्वतंत्रता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। समझ गए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे स्वतंत्रता का जो नेक्स्ट प्रकार है सामाजिक स्वतंत्रता, सोशल लिबर्टी, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे समझना है कि सोशल लिबर्टी यानी सामाजिक का मतलब है कि आप समाज के क्षेत्र में, समाज के अंतर्गत रहते हुए व्यक्ति के साथ समाज का व्यवहार कैसा है, अलग दूसरे व्यक्तियों का उस व्यक्ति के साथ व्यवहार किस तरह का है, यानी समाज में रहते हुए व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए, समाज उसे सभी तरह की सुविधा दे, यानी समान स्वतंत्रता प्राप्त हो उसे, ठीक है ना। समाज में भेदभाव बिना जो उसे जो अधिकार और जो सुविधाएं मिलती है वही सामाजिक स्वतंत्रता है। इसको हाईलाइट देख लीजिए स्क्रीन पे। मनुष्य के साथ जाति, वर्ण, वर्ग, लिंग, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। वह समान व्यवहार करना, उनको बिना भेदभाव के सभी के साथ जो समान व्यवहार करने की जो समाज में जो एक व्यवस्था होती है वही सामाजिक स्वतंत्रता कहलाती है। और इसी को ज़्यादा मजबूत और पुख्ता बनाने के लिए इसे एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है, क्योंकि पहले सामाजिक स्तर है वो भारतीय की व्यवस्था में ऐसा नहीं था, लोगों में बहुत तरह की भेदभाव और गलतफहमियाँ थी, उसको दूर करने के लिए इसे भारतीय संवैधानिक अधिकार के तौर पे मान्यता दी गई है। और सामाजिक स्वतंत्रता का मतलब यही है कि बिना किसी भेदभाव के व्यक्ति अपना सभ्य जीवन जी सके, वही सामाजिक स्वतंत्रता है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे स्वतंत्रता का जो नेक्स्ट प्रकार है, नेक्स्ट टाइप, वो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता से यहाँ आपको समझना है कि एक राष्ट्र किसी दूसरे की गुलामी में नहीं हो, तो उस तरह से उस राष्ट्र को अपने लोगों के लिए, अपने लिए सेल्फ डिसीजन लेने का हक होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जब राष्ट्र स्वतंत्र होगा तो उसके लोग भी स्वतंत्र हो गए। यानी इसको एक अपने डेली लाइफ में देख लीजिए, अगर एक परिवार है जिस पर किसी दूसरे का कब्जा है, अधिकार है, वो जो परिवार है वो उस दूसरे के कब्जे में रह रहा है, तो उनके जो बच्चे होंगे वो भी एक गुलामी की तरह जीवन जिएंगे, तो उनके लिए स्वतंत्रता का कोई मूल्य ही नहीं है जब उसका परिवार है वो बहुत दुखी है और किसी के गुलामी में है। तो इसी तरह से हम बात करें कि राज्य के संदर्भ में अगर देश गुलाम है तो व्यक्तियों को स्वतंत्रता दी हुई कोई काम की नहीं है, क्योंकि ये स्वतंत्रता का मायने नहीं रखती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि राष्ट्रगत स्वतंत्र है तो इसी तरह से उसकी जो अन्य स्वतंत्रता है वो राज्य के अंदर लोगों को प्राप्त होगी, तो उसका वो वैल्यू रहता है, लोग उससे अपना एक स्वाभाविक रूप में जीवन यापन कर सकते हैं।
क्योंकि जब उपनिवेशीकरण की व्यवस्था थी तब भारत के ऊपर दूसरे देशों की जो अधिकार थे, तो उस तरह से देखा होगा बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम लड़े गए। क्यों लड़ी गई ये लड़ाइयाँ? क्योंकि व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं थी, व्यक्ति स्वतंत्र नहीं था, हर क्षेत्र में बंदिश थी उसके ऊपर, क्योंकि देश ही गुलाम था, देश स्वतंत्रता नहीं था। तो स्वतंत्रता की व्यक्तिगत वैल्यू कोई मायने नहीं रखती। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि राष्ट्र है वो स्वतंत्र होना चाहिए, तभी अन्य जो स्वतंत्रता है वो महत्वपूर्ण और वैल्यू उनकी बनती है। तो इस तरह से नेक्स्ट और स्वतंत्रता का जो अंतिम जो प्रकार है वो है संवैधानिक स्वतंत्रता। ठीक है ना, इसको समझना है कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी। तो इसको समझिए, यह नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त की जाती है, यानी संवैधानिक स्वतंत्रता है वो संविधान के तहत व्यक्तियों को प्रदान की जाती है। और संविधान ऐसी स्वतंत्रता की गारंटी देता है जिससे शासन भी इसमें कटौती नहीं करे। यानी संविधान के तहत जो स्वतंत्रता दी जाती है उस स्वतंत्रता को वहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो भी कम नहीं कर सकती। यानी संविधान के द्वारा व्यक्तियों को दी गई जो स्वतंत्रता है जिसका वह पूर्ण रूप में विकास उपयोग कर सकता है वह संवैधानिक स्वतंत्रता है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 आपको अगर ज्ञात है तो 32 व्यवस्था करता है कि आपके जो अधिकार हैं अगर इनका कोई हनन हो रहा है तो आप संवैधानिक उपचारों के तहत अनुच्छेद 32 के तहत आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, जहां से आपको अधिकार की सुरक्षा और गारंटी प्रदान की जाती है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये था स्वतंत्रता के प्रकार जो हमने यहाँ पे समझे हैं। नेक्स्ट इस लेसन अब इस वीडियो के 2 पार्ट होंगे। ठीक है ना, जो पहला पार्ट तो स्वतंत्रता के बारे में होगा और दूसरा पार्ट होगा समानता के बारे में। तो इसको एंड करने से पहले हम ये समझ लें कि स्वतंत्रता हो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए उस राज्य में ताकि स्वतंत्रता है और अच्छी तरह से लोगों को प्राप्त हो सके। ठीक है ना, यानी बिना रुकावट के जब लोगों को स्वतंत्रता मिले तो ऐसी व्यवस्था के लिए राज्य में क्या होना चाहिए, तो वही हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप स्क्रीन पर देखें, स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें। तो पहली शर्त ये होनी चाहिए कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए निरंतर जागरूकता होनी चाहिए। व्यक्ति और समाज में व्यक्ति को जो स्वतंत्रता है उनके प्रति उनको जागरूकता होनी चाहिए कि मुझे मेरी स्वतंत्रता क्या है, तो वो उसकी ज्ञात होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि मेरी स्वतंत्रता क्या है, उसके प्रति उसको निरंतर जागरूकता होनी चाहिए। नहीं तो कोई दूसरा उसकी स्वतंत्रता का हनन करेगा, उसे ज्ञात ही नहीं होगा। दूसरा, स्वतंत्रता की आवश्यक शर्त के तौर पे नागरिकों की निडरता होनी चाहिए, उनमें साहस होना चाहिए कि वह अपनी स्वतंत्रता को ले सके। वरना अगर डरे सहमे रह गए तो न तो आप स्वतंत्रता के खिलाफ आवाज़ कहने का मतलब ये कि स्वतंत्रता आपके कोई स्वतंत्रता को हनन कर रहा है तो अगर डरे सहमे हैं तो आप बोल भी नहीं पाएंगे और आपको स्वतंत्रता मिलेगी नहीं। तो आप में निडरता और साहस होना चाहिए, तभी आप स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते हैं। कहीं ना कहीं क्या होता है कि नहीं हो पाती कुछ सुविधाएं, तो इसलिए साहस एक महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता की तरह, तो ये होना जरूरी है। नेक्स्ट देखें, समाज में लोकतांत्रिक भावनाओं का होना चाहिए। सबसे ज़रूरी ये है कि स्वतंत्रता कहाँ पे फलती फूलती है, कहाँ पे लोगों को स्वतंत्रता पूर्ण रूप में मिलती है, जहाँ का शासन किस व्यवस्था पर आधारित हो, लोकतंत्र। ठीक है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्रता है वो पनपती है, वह लोगों को पूर्ण रूप में मिलती है। ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता का सही रूप में विकास कहाँ होता है, जहाँ का स्वरूप शासन स्वरूप लोकतांत्रिक है, तो वहाँ पर स्वतंत्रता है वो पनपेगी, यानी सभी को पूर्ण रूप में मिलती है और सभी इसका सही तरह से उपयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, स्वतंत्रता लोकतांत्रिक शासन में पनप सकती है। इसके साथ ही नागरिकों को विशेषाधिकार नहीं दिया जाना है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखें, स्वतंत्रता की आवश्यक शर्त के अंदर बात करें कि स्वतंत्रता कहाँ पे सही हो, क्या कंडीशन है कि स्वतंत्रता वहाँ पे सही सफल हो सके, तो इसके लिए है कि किसी दूसरे व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, सभी को बराबर हक दिया जाना चाहिए। किसी को विशेष दर्जा दिया गया तो फिर वो स्वतंत्रता को ज़्यादा खींचेगा यानी हनन करेगा, इससे दूसरे प्रभावित होंगे। तो यहाँ पे सभी को बराबर रखा जाना चाहिए, किसी को भी विशेष अधिकार नहीं दिया जाना है, सभी एक ही क्रम में होने चाहिए, सभी को वही स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जो इसको मिल गई वही स्वतंत्रता इसको मिले, विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें कि स्वतंत्रता के ऊपर देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम जब बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए आवश्यक शर्तों के ऊपर पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट जो शर्त है वो है आर्थिक दृष्टि से समतामूलक समाज होना चाहिए, यानी देश की जो आर्थिक स्थिति है वो एक तरह से समानता के ऊपर निर्भर होगी, सभी का जीवन स्तर वो एक तरह से समान होगा आर्थिक क्षेत्र में, तो वहाँ पे स्वतंत्रता है वो सही दृष्टि से सभी को मिल पाती है। और पक्षपात वहीन विधि का शासन नहीं होना चाहिए, यानी जो सरकार है वहाँ की उसका रवैया है वह अमीरों के प्रति प्लस में हो और दूसरे हैं उनके प्रति नेगेटिव रहे, वो नहीं आना चाहिए।
यानी सरकार का जो रवैया है वो समाज के सभी लोगों के प्रति समान होना चाहिए। इसी तरह से स्वतंत्रता भी लोगों के बीच समान रूप में घर कर पाएगी। नेक्स्ट ध्यान रखना है कि प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, तभी लोग हैं अपने विचारों को वहाँ पे कह सके, स्वतंत्रता के विरुद्ध अगर कोई हो रहा है तो आवाज़ उठा सके। जो जनमत है वो निष्पक्ष होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनमत एक तरह से लोकतंत्र का अभिव्यक्ति का आधार होता है। तो ये होना चाहिए, तभी वहाँ पे स्वतंत्रता होने फलती फूलती दिखेगी। समाज में शांति और सुरक्षा होनी चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका जब स्वतंत्र होगी तो स्वतंत्रता का जब हनन हो रहा है व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति की स्वतंत्रता को लिया जा रहा है, तो वो व्यक्ति उसके विरुद्ध आवाज़ उठाकर स्वतंत्रता की मांग के लिए न्यायालय में जा सकता है। तो न्यायालय तभी वह सफल और निष्पक्ष रूप में निर्णय देगा जब सरकार से अलग एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो, और संविधानवाद जैसा जो भाव है वो सभी के मन में होना चाहिए, तभी स्वतंत्रता है वह सही रूप में सफल हो पाती है, यानी लोगों को मिल पाती हैं। ये इसकी आवश्यक शर्त है। अभी ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता के बीच में ऐसे कुछ अवरुद्ध बातें हैं, विचार हैं जो स्वतंत्रता को आगे बढ़ने से या लोगों के पूर्ण रूप में प्राप्त होने के बीच में रोक पाते हैं, यानी स्वतंत्रता की मार्ग की प्रमुख बाधाएं। तो यहाँ पे पहले ही बात करें, अपनी स्वतंत्रता के प्रति लोगों में जागरूकता का अगर अभाव नहीं है, व्यक्ति को ये नहीं पता है कि मुझे कौन सी स्वतंत्रता है, मैं इस स्वतंत्रता का क्या कर सकता हूँ, नहीं उसको स्वतंत्रता के बारे में समझ ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि मेरी स्वतंत्रता किस तरह की है, तो उसकी स्वतंत्रता को अगर कोई ले भी लेगा, छीन भी लेगा, तो यहाँ पे जो अज्ञानता है स्वतंत्रता के प्रति वो इसकी बाधा है। नेक्स्ट, अशिक्षा। लोग अगर एजुकेशन शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो लोग हैं वो स्वतंत्रता का महत्व नहीं समझ पाएंगे, उन्हें स्वतंत्रता मिल ही नहीं पाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे आपको समझना है कि हम स्वतंत्रता की जब बात करें, ठीक है ना, तो स्वतंत्रता के प्रति सबसे ज़रूरी है कि लोगों में एजुकेशन, शिक्षित जीवन होना चाहिए, सफल होने चाहिए, यानी वो स्वतंत्रता का महत्व समझ सके, उसके लिए एजुकेशन होना जरूरी है। और नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता का एक तरह से कह सकते हैं स्वतंत्रता के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करने वाला तत्व है वो है गरीबी और संसाधनों का अभाव। अगर लोग ज़्यादा गरीब हैं या उनके पास संसाधन नहीं है तो फिर उनके लिए स्वतंत्रता का कोई मूल्य ही नहीं है, उनका जीवन है वो वैसे ही दुखपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए समाज का जो लेवल है वो आर्थिक स्तर में एक तरह से सही होना चाहिए, तभी स्वतंत्रता है वह सफल हो पाती है। नेक्स्ट ध्यान रखना है, न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले ही बताया है कि स्वतंत्रता के हित के लिए, आवश्यकता के लिए न्यायपालिका वो स्वतंत्र होनी चाहिए, कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, अराजकता का जैसा वातावरण नहीं होना चाहिए, और संविधान और कानून के प्रति लोगों की सच्ची एकदम पूरी तरह से निष्ठा होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए लोगों का उस संविधान और कानून के प्रति, ठीक है ना। अगर वो नहीं है तो फिर स्वतंत्रता भी नहीं प्राप्त हो सकती सही रूप में, यानी ये बाधा होगी जब लोगों को संविधान के प्रति आस्था और विश्वास नहीं है। और इस तरह से राष्ट्र विरोधी जो तत्व है या आतंकवाद है वह भी स्वतंत्रता के मार्ग में रोड़ा अटकाते हैं। तो ये जो मैंने आप बातें कही हैं वह स्वतंत्रता के संदर्भ में यानी स्वतंत्रता के विरुद्ध में मार्ग की तरह काम करती है। जो इस तरह से आप समझना है कि स्वतंत्र समानता का जो 4th लेसन है 12th का आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस, तो इसमें इस 4th लेसन का फर्स्ट पार्ट है वो यहीं पे समाप्त होता है। कल यानी जो नेक्स्ट अपना जो वीडियो आएगा वो समानता के ऊपर होगा, ठीक है ना। तो अब तक जो पढ़ा है उस समझ में अगर आपको कोई डाउट है, कोई समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और मैं इसका रिप्लाई दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो, तो कन्फ्यूजन होना कोई गलत बात नहीं है, उसका सॉल्यूशन निपटारा भी होना ज़रूरी है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो इससे संदर्भ में आप इस वीडियो को जो आपके क्लासमेट है जो इस वीडियो से लाभान्वित हो सकते हैं, ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर करें और उनसे कहें कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसका जो न्यू वीडियो वो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो तब तक ध्यान रखिए कि पढ़ना ज़रूरी है और पढ़ने से ही प्रगति हो सकती है, इसलिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। टेक केयर एंड थैंक यू।